Yeah, hi, this is Nitin Kale. Actually, I just want to give a small update about the gold and silver. मैंने रिसेंटली एक सिल्वर में एक ऐसा अपडेट दिया था कि सिल्वर का प्रेडिक्शन था कि सिल्वर विल बी क्रॉस 1,50,000, जहाँ पे 1,50,000 का मैंने कॉल भी दिया था कि जुलाई मंथ का आप बाय कर लो 500-600 रुपीज़ में. सडनली दैट 500 रुपीज़ 600 रुपीज़ प्राइस इज़ गॉन अप 2,600, विच आई ऑल्सो पर्सनली इन्वेस्टेड, और मैंने भी थोड़ा बहुत उसमें अर्न किया. डेफिनेटली मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, सिल्वर और गोल्ड में एक ऐसा मोमेंट आ गया है जहाँ पे सिल्वर और गोल्ड एक न्यू हाई टच कर रहा है. सिल्वर क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज अगर आपने अप्रैल में देखा रहेगा तो टैरिफ में जो 240 का जो टैरिफ लागू किया था यूएस ने, तो वो टाइम पे क्या हुआ, चाइना सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है सिल्वर का, मैक्सिको एंड ऑल. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिल्वर का प्राइसिंग बढ़ गया. दूसरा एक रीज़न क्या है, सिल्वर इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी यूज़ हो रहा है, इसका डिमांड बहुत है. जैसे ईवी के जो व्हीकल्स आ रहे हैं ऑटो सेक्टर में, वहाँ पे इसका डिमांड हो रहा है. वॉचेस में इसका डिमांड हो रहा है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फूड पैकेजिंग में भी इसको यूज़ किया जा रहा है. तो सिल्वर का काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन यूजेस होने के वजह से सिल्वर काफ़ी महंगा हो रहा है. अभी सेकंड थिंग क्या है, इसके अलावा गोल्ड. अभी गोल्ड क्यों बढ़ रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट गोल्ड इज़ इंक्रीजिंग? एवरी डे इज़ न्यू हाई क्यों आ जा रहा है गोल्ड? करेक्ट. तो गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट पर ट्रेड होता है. तो मोस्ट ऑफ द कंट्री क्या करती है, जब भी उनको लगता है कि वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन आने वाला है, कोई रिसेशन आने वाला है, तो हर एक कंट्री गोल्ड को बाई करने का वो सोचती है. तो इन सबसे वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट है, सेकेंड नंबर पे जो गोल्ड बाई कर रहा है वो इंडिया है. आपको पता है 72 टन गोल्ड इंडिया ने अभी तक बाई किया है. लॉकडाउन से लेकर टिल डेट गोल्ड में कम से कम 53-55,000 के आसपास एप्रिसिएशन हुआ है. तो गोल्ड एक वन ऑफ द बेस्ट असेट्स क्लास माना जाता है जहाँ पे सेफ होता है. तो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बायर ये लोग क्या करते हैं, गोल्ड को बाय करते हैं ऑन अ सेफर साइड. वो लोग उसमें डालते हैं क्योंकि उसमें उनको अच्छा रिटर्न मिलता है. अब क्या हो जाएगा, यूएस अगर कोई भी हालत में अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, मतलब हम अगर कहीं पे एफडी करेंगे या कुछ करेंगे, वहाँ पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, ट्रेजरी बिल बॉन्ड हो गया या यूएस के कोई मार्केट में अगर अच्छा रिटर्न मिलना चालू हो गया, तो सब लोग वो पैसा निकाल के इंस्टीट्यूशनल सब लोग करके वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में पैसा मूव कर देंगे. तो इससे बैंकिंग अच्छा ग्रो होगा, इससे डॉलर अच्छा ग्रो होगा. बट इससे क्या होगा, साइमल्टेनियसली असेट्स क्लास से गोल्ड से पैसा विड्रॉ होगा. तो गोल्ड से पैसा अगर विड्रॉ होगा तो वहाँ एक करेक्शन आ सकता है. सेकेंड थिंग, जैसे आपने देखा रहेगा कि सब वॉर का सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, सब जगह सीज़ फायर हो गया, वॉर कंट्रोल में जा रहा है. तो ऐसे सिचुएशन से भी एक करेक्शन आ सकता है. तो गोल्ड और सिल्वर में अगर शॉर्ट टर्म देखो तो एक करेक्शन है. गोल्ड और सिल्वर थोड़ा बहुत डाउनफॉल जा सकता है. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम लॉन्गर टर्म के लिए सोचें तो गोल्ड एंड सिल्वर डेफिनेटली न्यू हाई टच करेगा. गोल्ड डेफिनेटली विल क्रॉस 1 लाख एंड सिल्वर डेफिनेटली विल क्रॉस 1,50,000. बट वो लॉन्ग टर्म के लिए. शॉर्ट टर्म में इसका एक करेक्शन पॉसिबल है. मैंने क्रूड में भी प्रोडिक्शन दिया था जहाँ पे क्रूड ऑलरेडी 20% नीचे में ट्रेड हो रहा है. तो क्रूड ऑलरेडी लो लेवल पे ट्रेड क्यों हो रहा है? बिकॉज वाटर जो है हम लोग यहाँ से इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और क्रूड हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं. मतलब यूएस, सॉरी यूएई, कुवैत, जो भी जहाँ पे भी वो जहाँ पे भी ऑयल का प्रोडक्शन होता है, ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे वाटर नहीं है. वाटर का डिमांड बहुत है, वाटर उनको नीड है. करेक्ट. तो हम यहाँ से वाटर उनको 100 से 150 रुपये इंडियन रुपीज़ में पर लीटर सेल कर रहे हैं और वो लोग हमको ऑयल सेल कर रहे हैं उसी रेंज में. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया, क्रूड के जगह हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया, सीएनजी आ गया, सोलार आ गया. बट स्टिल हमको ऑयल लगता ही है इंडस्ट्रीज़ में, उसका हेवी डिमांड होता है. तो इसके वजह से हमको उस पर डिपेंड रहना पड़ता है, क्रूड पे. इसके वजह से आप देखो रहोगे कि 3 से 4 साल में 20% क्रूड का प्राइस गिर चुका है. ठीक है, नेचुरल गैस थोड़ा बहुत लिटिल बिट होना हायर साइड है. तो मैं कॉमोडिटीज़ के लिए अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है या छोटा मोटा कोई प्रेडिक्शन रखना है, तो आप कोई भी मंथ स्टार्ट होने से पहले ही प्रेडिक्ट करोगे कि जैसे अगस्त में गोल्ड का प्राइस क्या रहेगा, अगस्त में सिल्वर का प्राइस क्या रेंज में जा सकता है. तो वो हिसाब से आप अपना पोजीशन एंड ऑफ द मंथ में बना लोगे. तो डेफिनेटली कॉमोडिटी इज़ वन ऑफ द बिग गुड टूल वेयर यू कैन मेक मनी. इंस्टेड ऑफ आप ऑप्शन में ट्रेड करने से अच्छा आप कॉमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो. कॉमोडिटी का अगर प्लेटफॉर्म यूज़ करना है तो आप मेरे को यही नंबर पे या मेरे चैनल पे कनेक्ट कर सकते हो. तो मैं डेफिनेटली आपको गाइड करूँगा. जहाँ पे मैंने सिल्वर का कॉल दिया था
एक 1,15,000 का 500 रुपीज़ में, जो रीच हो गया 500 रुपीज़ का, 600 रुपीज़ का जो प्रीमियम है 2,600 हो गया। तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है अगर आप में वो रिस्क लेने की आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो। सिल्वर और गोल्ड में इंटरनेशनल मार्केट पे ये सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। डॉलर एक यूनिवर्सल करेंसी है, उसको आपको प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। डिमांड कहाँ पे है, कभी कभी दो टाइप के रिसेशन होते हैं। एक ऐसा होता है, दो टाइप की वजह से प्राइस फ्लक्चुएशन होता है। जब डिमांड बहुत ही ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है तो प्राइस महंगा हो जाएगा। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इतना प्रोडक्शन है कि ओवर अ पीरियड, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, लेकिन उसका जो डिमांड है वो कम है, करेक्ट। या डिमांड ज़्यादा भी है तो वहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन आता है, वहाँ पे प्राइस कंट्रोल में रहता है, वहाँ पे प्राइस कम होता है। तो वो टाइप का जो प्राइस होता है वहाँ पे कोई फियर फैक्टर नहीं है, बिकॉज प्रोडक्शन ज़्यादा है और डिमांड कम है, इसके लिए वो प्राइस गिर गया। लेकिन एक दूसरा होता है जहाँ पे वॉर होने वाला है, रिसेशन होने वाला है, कोई डर है, उसकी वजह से अगर प्राइस बढ़ रहा है तो वो रिसेशन की वजह से प्राइस बढ़ता है। तो आपको वर्ल्ड इकोनॉमी समझना होगा, आपको ग्लोबल मार्केट समझना होगा। आज के तारीख में 10 साल पहले आप इंडियन मार्केट में अगर पैसा इन्वेस्ट करते तो आज आपका पैसा 10 गुना 20 गुना बढ़ जाता है, करेक्ट। लेकिन आज के तारीख में आपको ग्लोबल मार्केट समझना बहुत ज़रूरी है, आपको यूएस मार्केट समझना ज़रूरी है, आपको चाइना मार्केट समझना ज़रूरी है, आपको यूरोप मार्केट समझना ज़रूरी है। आप उधर के मार्केट में, उधर के एक्सचेंज में अगर आप डॉलर प्रोडक्ट में भी कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो भी आप अच्छा खासा रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बना सकते हो। अगर हम इंडिया में जैसे मैन्युफैक्चरिंग फंड हो गया, कंजप्शन फंड हो गया, तो ये स्टोरी नेवर एंडेड है। डे बाय डे कंजप्शन हम करते रहेंगे। तो कंजप्शन टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, मैन्युफैक्चरिंग, चाइना को बैन करने के बाद इंडिया इज़ अ मेजर फोकसिंग ऑन द मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी एक मोबाइल कंपनी है जो 6,500 का शेयर्स प्राइस था, जहाँ पे मैंने कॉल दिया था 6,500 में, आज 15,000 तक पहुँच गया है। क्यों ऐसा हुआ है? बिकॉज हम इंडिया में ही अगर मोबाइल बनाएंगे और इंडिया के बाहर उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली शेयर प्राइस बढ़ेगा, करेक्ट, वो स्टॉक बढ़ेगा, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट होगा, उससे काफ़ी कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ेगा, तो कॉर्पोरेट टैक्स का रिवेन्यू गवर्नमेंट को आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू जनरेट हो जाता है और वो कंपनी भी प्रॉफिटेबल हो जाती है, बिकॉज कोई ऐसा दूसरा कंपनी नहीं है जो इंडिया में मोबाइल बना रहा है, करेक्ट। तो आप अगर ये चीज़ को समझ पाओगे कि मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है, जैसे हम लोग ईवी इलेक्ट्रिक गाड़ी बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, करेक्ट, इसका स्लोली ग्रेजुअली डिमांड बढ़ते जाएगा तो प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा तो इसकी भी प्राइस बढ़ती जाएगी, तो धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली जो गाड़ी है उसका प्राइस कम होते जाएगा। तो आपको ये चीज़ों को समझ के अगर आप कोई स्टॉक या कोई छोटा ट्रेड करते हो तो ही आप पैसा बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ मार्केट को देखना है, या ज़रूरी नहीं है रोज़ मार्केट को प्रेडिक्ट करना है। आप वंस इन अ मंथ करो, लेकिन ऐसा करो कि आपका अच्छा खासा अमाउंट बने। अगर आप ग्लोबल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, यूएस मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मेरे पास एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जहाँ पे आप डॉलर में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको एक अच्छा खासा रिटर्न डॉलर में आ जाता है। तो अभी वो टाइम है कि आप इंडियन मार्केट में पैसा तो इन्वेस्ट करो, लेकिन साथ में ही आप बाहर का इकोनॉमी में भी पैसा थोड़ा बहुत, मतलब आपके पोर्टफोलियो में ग्लोबल म्यूचुअल फंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ग्लोबल म्यूचुअल फंड नहीं है या ग्लोबल कोई इन्वेस्टमेंट या ग्लोबल कोई स्टॉक नहीं है तो आपको अच्छा खासा एप्रिसिएशन होने का चांसेस लिटिल बिट डाउन साइड है, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3 साल 4 साल 5 साल के बाद आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर मैं प्री आईपीओ के बारे में आपको जस्ट बताना चाहता हूँ, तो अगर एनसीडीएक्स को आप देखोगे, दो स्टॉक है, एक एमसीडीएक्स है, एक एनसीडीएक्स है। एमसीडीएक्स क्या है? मल्टी कॉमोडिटी, जो ऑलरेडी मार्केट में ट्रेडेड है, एनएसई बीएसई में लिस्टिंग है, उसका पर शेयर्स प्राइस 8,500 रुपीज़ है, 8,500 रुपीज़ पर शेयर, जो ऑलरेडी लिस्टेड है। उसके बाद एनसीडीएक्स, ओके, तो एनसीडीएक्स क्या है? नेशनल करेंसी डेरिवेटिव्स, जो जहाँ पे एनसीडीएक्स में भी आप अगर इन्वेस्ट करोगे, आज का उसका प्राइस है 280 रुपीज़, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये भी अच्छा खासा ऊपर चले जाएगा, बिकॉज रिसेंटली सेबी ने करेंसी ट्रेडिंग तो बैन कर दिया है, तो उस पर एक्सपोर्ट इम्पोर्टर जो है वो लोग भी कुछ कर नहीं पा रहे, करेक्ट। पहला वो लोग करते थे, तो अभी करेंसी को बैन कर दिया है ट्रेडिंग में। डेरिवेटिव्स में भी काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले हैं, तो स्टॉक कहीं पे तो रुका हुआ है, तो इसमें कुछ तो एक रिन्यूएशन या कुछ तो चेंजेस आ सकता है। अगर आप एनएसई को देखोगे तो एनएसई ऑलरेडी लिस्टिंग के
कतार में है, तो अगर एनएसई के बाद एक्सचेंज रिलेटेड अगर कोई स्टॉक बचा है तो ये एक ही बचा है, एनसीडीएक्स। तो एनसीडीएक्स को आप अभी लो रेट में खरीद सकते हो, प्रॉफिट बना रहा है कंपनी, हर साल प्रॉफिट में ही है, वैल्यूएशन वाइज थोड़ा लिटिल बिट लो वैल्यूएशन है बुक के हिसाब से, तो आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको अगर पेशेंस है तो ये अच्छा रिटर्न देगा। तो आपको प्री आईपीओ में पैसा बनाना अभी इतना आसान नहीं रह गया अगर आप परफेक्ट स्टॉक को सेलेक्ट नहीं करते। जो भी आईपीओ आने वाला है वो स्टॉक अगर आप लोगे तो आप पैसा नहीं बनाओगे। ऐसा स्टॉक प्री आईपीओ में लेना है जो तुरंत आईपीओ में नहीं आएगा, 5 साल लगेगा, 6 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, चलेगा, बट उसमें अगर पैसा इन्वेस्ट करके स्टे इन्वेस्टेड रहोगे तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको आईपीओ अच्छा रिटर्न देगा। क्योंकि मैंने पेटीएम जब सेल किया था 2016 में तो लॉस मेकिंग कंपनी था, तो पेटीएम 400 रुपये में हम लोगों ने 2500 10 लाख का लॉट बेचा था, मतलब 10 लाख रुपीज़ में आप 2500 शेयर्स ले सकते हो। जब पेटीएम लॉस मेकिंग कंपनी है, और पेटीएम को हम क्यों प्रमोट कर रहे थे आईपीओ के लिए, बिकॉज वो टाइम पे पेटीएम एक ऐसी कंपनी थी जो इनोवेशन सेक्टर में कुछ करना चाहती थी, जो सेक्टर ही नया था। उसके बाद फ़ोनपे आया, जीपे एंड रेस्ट ऑल थिंग, बट तब तक पेटीएम आईपीओ में आया 2000 रुपीज़ में। तो इन्वेस्टर ने जहाँ पे 400 में इन्वेस्ट किया वो आईपीओ आया 2000 में, ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1600, 1700, 1500 में इन्वेस्टर ने प्रॉफिट बुकिंग किया। उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन आ गया प्राइस में, फिर क्या हो गया, फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम पेटीएम वापस ऊपर आ गया। तो आपको है ना स्टॉक को समझना है प्री आईपीओ में, अनलिस्टेड में अगर आपको कुछ लेना है। ऐसा नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको अगर प्री आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो हमेशा याद रखो कि ये लॉन्ग टर्म है, तो ही आप पैसा बना सकते हो। आप एनएसडीएल खरीद रहे हो प्री आईपीओ में 1000 में, आपको सीडीएसएल मिल रहा है लिस्टिंग में 1000 में, जो 1900 जा चुका है। तो आप कोई भी ट्रेड करने से पहले 10 बार सोचो कि आप एग्जैक्टली कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। कोई रिकमेंडेशन आपको चाहिए स्टॉक रिलेटेड, प्री आईपीओ रिलेटेड, या कोई म्यूचुअल फंड, ग्लोबल म्यूचुअल फंड, या कोई रिलेटेड टू द कॉमोडिटी आल्सो कॉल, तो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो। थैंक्स।